अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जज साहिबान की गुज़िश्ता रोज़ हमने सुना कि ट्रांसफ़र की जा रही है, आज उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कायम मुकाम सदर के ऑफिस की जानिब से। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो मुलाकात का मामला है उसके ऊपर उनकी जमात काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। उनको एक दफ़ा फिर अस्पताल लाया गया, लेकिन फैमिली से या ज़ाती डॉक्टर से अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई है। और इसी तरीके से कुछ और मामलात भी हैं, चाहे पाकिस्तान की सियासत हो जाए या पाकिस्तान की अदालत हो जाए। इस वक्त बहुत सारी उसमें ऐसी खबरें हैं जो ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई पिछले हफ्तों के दौरान, क्योंकि आपको पता है कि आलमी सतह के ऊपर जो मामलात चल रहे हैं उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। कोशिश करेंगे कि उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। और कल खान साहब का एक इंपॉर्टेंट मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से रोशनी डलवाएं। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइंट स्टूडियो में माहिर कानून हाफिज एहसान खोकर साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जनाब कौसर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सर आपका भी शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी एसआर राना साहब भी हमारे साथ हैं। राना साहब आपका भी शुक्रिया। मैं जरा काज़मी साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आप पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, तो जज हूं वाला जो मामला है उसके ऊपर तो हम आते हैं, लेकिन एक जो तनकीद आपकी हुकूमत पे हो रही है कि खान साहब को चौथी दफा अस्पताल ले जाया गया, चौथी बार उनकी जो आई में इंजेक्शन लगना था वो लगा, लेकिन अभी तक एक दफा भी मुलाकात ना फैमिली से करवाई गई है ना जाती डॉक्टर से करवाई गई है। तो ये जो तनकीद हो रही है आपकी हुकूमत पर, इसको आप कैसे देखते हैं? मोहम्मद अतर, बड़ी अजीब बात है कि पहली दफ़ा एक ख़ानदान इलाज होने पे हुकूमत पे तनकीद कर रहा है कि इलाज हो रहा है खान साहब का, बर वक्त उनको पहले भी पिम्स ले जाया गया, फॉलो अप वहाँ पे चेकअप्स हुए, अभी डॉक्टर्स मुतमईन जिस तरीके से इलाज हो रहा है। मेरे ख्याल में बुशरा बीबी जिनको बताया जाता है हमेशा अस्पताल ले जाने से पहले भी और बाद में भी, और रिपोर्ट दी जाती है कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं और उनके सेहत के हवाले से क्या तफसीलात हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो बहनें बाहर बैठी हुई हैं वो फिर याद आता है जुमला मुझे वो शेर अफजल मरवत जो उनके पुराने साथी थे कि बरादरान यूसुफ वाला किरदार अदा कर रही हैं। यार अजीब बात है कि इलाज होने पर तनकीद, फैमिली की जहाँ तक मुलाकात का मामला है ना अतर, मैं हमेशा ये कहता हूँ जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, आप भी बरतानिया में एक लंबा अरसा कयाम करके आए हैं, उनको इतला दी जाती है। जिस तरीके से ये कहते हैं कि हुकूमत मीडिया टॉक करके एक बंदे की सेहत के हवाले से तफसीलात पूरी कौम के सामने रख के, इस तरह के मामलात नहीं होते। हाँ, जितनी उनकी इजाजत है, जितनी उनकी अहलिया की इजाजत है, जिनकी इजाजत से ये इलाज हो रहा है, उनको हर वक्त इतला दी जाती है और उनको ये बिल्कुल पता है। जहां तक बहनों का मामला है, देखें वो तो इस वक्त भी मिन्नतें और तरले कर रही हैं अपने लोगों के, पार्लियामेंटेरियंस के, अपने मेंबरान के, केपी हुकूमत के, कि आए हमारे साथ अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएं। 10,000 लोग हमने निकालने हैं, बस अब मज़ामत, शहादत, लड़ना, धरना, मरना, ये तो उन्होंने तय कर लिया है कि अब हमने यही करना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत ना उनकी तनकीद से परेशान है, ना उनकी तनकीद को कोई अहमियत देती है। एक कैदी को जितनी ज़रूरियात चाहिए होती हैं इलाज के हवाले से, वो हुकूमत उनको मुहैया कर रही है, उनका इलाज बतरीके एहसन हो रहा है। इस तरह की तनकीद का हम पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है जी। राना साहब, आपने सुना कि जो हुकूमत पे तनकीद हो रही है वो बिला वजह हो रही है, जिस काज़मी साहब ने फरमाया, आपकी टेक? देखिए, मैं तो काजी साहब का एहतराम करता हूँ, मैं इन्हें चिकना घड़ा तो कह नहीं सकता कि जिस पे पानी नहीं ठहरता, कहने का मुंह पे कोई असर नहीं होता, तो मैं इन्हें ये तो नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आज जो ये अखलाक का दर्स ये दे रहे हैं, काश इन्हें नवाज शरीफ के वक्त भी याद आया होता, जब उनके जाती मौलिक डिस्प्रीन भी खुद लेके हॉस्पिटल जाते थे, जब उनके ब्लड के टेस्ट के लिए स्पेशली कराची से एक स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और उससे कहा गया कि रिपोर्ट तैयार है, आप सिर्फ साइन कर दें इसमें। काश इनको ये इखलाक का दर्स उस टाइम भी याद आ गया होता जब नवाज शरीफ साहब को सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया और फिर उनकी पसंद के ऊपर समोसे और पाए वगैरह भी मंगवाए गए। मैं तो हैरान हो जाता हूँ अपने बहुत सारे दोस्तों के ऊपर कि वो इस सतह के ऊपर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर ये इलाज बेहतरीन इलाज है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला वो वक्त लाए कि इन लोगों को भी इसी इलाज से गुजरना पड़े, इसी तरह गुजरना पड़े, और इन लोगों को भी इसी तरह इनके खानदान से दूर रख के और इन्हें तरसाया जाए और इन्हें बताया जाए कि तुम जो मर्जी कर लो, होगा वही जो हम चाहेंगे। वहां तो नवाज शरीफ साहब के कमरे में तो 100 बंदे जाके बैठे होते थे। नवाज शरीफ साहब तो सियासी मीटिंगें करते थे वहां पे जेल के अंदर बैठ के। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करने के बाद
एहतिजाजी तहरीक का जेल से ऐलान करते थे, तब इखलाकियात किसी को याद नहीं आई थी। तब किसी को याद नहीं आया था कि जेल मैनुअल क्या होता है और लंदन में क्या होता है और पेरिस में क्या होता है। आज सब कुछ याद आ रहा है। और फिर अगर वो ये कह रहे हैं कि जी उनकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो आप पब्लिक करते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों नहीं बताया जा रहा कि इमरान खान के जो क्लॉट्स बने वो क्यों बने हैं? क्यों नहीं बताया जा रहा कि इमरान खान के साथ अब तक जो भी उनकी हिस्ट्री है हेल्थ की वो शेयर क्यों नहीं की जा रही है? अदालत को भी नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी जा रही? एक लेपा पोती सी रिपोर्ट आप बना के दे देते हैं, उससे आप सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। तो भाई मैं ये समझता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओदी लड़ाई चुके वो बखरे उन्होंने लोग ना लेना, इसलिए मैं नहीं मानता इस बात को कि इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कर। मैं कहता हूं पंजाब हुकूमत ये सब कुछ करा रही है। पंजाब हुकूमत जो है इमरान खान की बहनों को चिलचिलाती धूप में बैठती है और फिर सर्दियों में उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी पिघवाती है। मैं किसी और को नहीं जानता। और ये जो तारीख लिख रहे हैं ये रिपीट होगी, ये याद रखें। जब चिराग हवा चलती है ना, किसी का चिराग जो है ना नहीं उड़ रहता, सबके बुझ जाते हैं। तो ये आज जो तारीख लिख रहे हैं कल इन्हें ये पढ़नी भी पड़ेगी। भाई मैं इतना कह दूं आपको। ठीक है, ठीक है। अतर थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं यहाँ पे हाफिज साहब अतर लेट हो जाएगा, हाफिज साहब से मैं इजाजत लेके थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करूंगा एहसान भाई को। इन्होंने ये कह दिया कि नवाज शरीफ को डिस्प्रिन की गोली भी उनके डॉक्टर देने आते थे। यार ये तो सुनी सुनाई बातों पे तबसरे कर रहे हैं ना। 2018 में आपको भी याद होगा कि हम वो अफराद थे, हम सुन लेना इसार राना साहब सुन ले, इसार राना साहब सुन ले। 2018 में भाईजान सुन लेना, आपने डायरेक्ट पंजाब हुकूमत पे तनकीद की है, अब हौसला करें। आपने पूरे मसाइब पढ़े हैं, झूठ का एक तमन्ना बयान कर दिया तो सुन लें। 2018 में अतर मैं साथ था मियां नवाज शरीफ के। राना साहब मैं आ जाऊंगा आपकी तरफ। जब काज़मी साहब अपनी बात कंप्लीट जब एक जहाज से उतार के दूसरे पे बिठा के मियां नवाज शरीफ को डेरा जेल ले जाया जा रहा था, ओपन हार्ट सर्जरी मियां नवाज शरीफ की हुई है, ये तो नहीं मानेंगे ना। ये तो इमरान खान जो मकाफात अमल की चक्की में, हम इस तरह नहीं कर रहे पंजाब हुकूमत कि उनके सेल में कैमरास लगा के लाइव फीड ले, जिस तरह वो मियां शहबाज शरीफ की लेते थे, जिस तरीके से लाइव कैमरे पे और फुटेजेस और क्लिप्स आते थे मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जिस तरीके से सर्जरी के बाद एहसन इकबाल को कहा गया था कि भाई आपको फिजियो भी नहीं देंगे। ये वो मकाफात अमल की चक्की है। हम तो आंधियों से गुजर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि हवा किसी की नहीं होती, हम पे तो इसी इमरान खान ने आंधियां चला दी थी भाई। वो उनकी एहलिया बिस्तरे मर्ग पे थी, नवाज शरीफ को बात नहीं करने देते थे। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर आते थे, रात को 2:30 बजे मियां नवाज शरीफ को उठाया जाता था डॉक्टर्स की तरफ से, जेल हुकाम की तरफ से कि उठे नजर आपका चेकअप करने के लिए ले जा रहे हैं, और आधे घंटे बाद उनको कह दिया जाता था 2:30 बजे के सो जाए। आप ये कह रहे हैं कि बड़े अय्याशी में वो रह रहे थे सार राना साहब, क्यों ऐसी ज्यादती करते हैं? ठीक है काज़मी साहब, मैंने जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। राना साहब एक जुमला जो आप कहना चाहते कहें, तो फिर मैं खोकर साहब के पास जाऊंगा। मैं सिंपल इतना कह रहा हूं कि काजिम साहब आप हल्फन कह दें खुदा को हाजिर नाजिर जान के कि क्या आप इमरान खान के एक एक लम्हा सांस तक नहीं रिकॉर्ड कर रहे? यार मैं अपनी मैं आपको इसार राना साहब, मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूं कि आपने पंजाब हुकूमत का नाम लेके कहा है कि सब हुकूमत कर रही है, पंजाब हुकूमत कर रही है। मैं आपको ये बात हल्फन कहता हूं कि हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर ने हल्फन ये बात की है कि जिस तरीके से इमरान खान ने हम पे जुल्म सितम किया था, हम किसी बात में हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि इसको अजियत दें, इसको परेशान करें, इलाज में रोड़े अटकाएं। ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने हल्फन ये बात की है। चले ठीक है, मैं जरा हाफिज साहब को भी शामिल करना चाहता हूं। ऑब्वियसली हाफिज साहब यहाँ पे उठा के गाड़ियों में भर के दूर दराज कौन छोड़ के आता है? चले बस मुझे इतना बता दें, अगर पंजाब हुकूमत आपने हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर पे मियां नवाज शरीफ का हवाला दिया है, मैंने जवाब दे दिया, जिनका मैं तर्जुमान हूं, जिनकी बात आप कर रहे हैं। ठीक है राना साहब, काज़मी साहब जरा मुझे गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। जी एक होकर साहब, ये जो मुलाकात नहीं हो रही इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, आप खुद लॉयर हैं, इन सारी चीजों को समझते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? राना साहब मैं आता हूं आपके पास, वापस आऊंगा जरा प्लीज। मैं जरा हाफिज एहसान खोकर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। जी खोकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर एक तो ये है कि बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए, ये एक कैदी का हक है कि उसके रिलेटिव्स भी से मिले, उसे अच्छा ट्रीटमेंट भी मिले। जेल सुपरिटेंडेंट की ये ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उनको मीडिया में बात करते हैं तो उसके अंदर एक एग्जेजरेशन का फैक्टर जो है वो ज़्यादा आता है। अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो लॉयर्स हैं उन्होंने खुद एक रिपोर्ट बनाई,
और वो रिपोर्ट जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई और चीफ जस्टिस सलमान सफदर साहब जब मिलने गए जी जी उन्होंने गए, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे चीफ जस्टिस ने कोई कंसर्न्स ये कहा हो कि शायद जो ऐसा उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि जिससे उनकी जो सेहत है, हाँ जेल के अंदर उन्होंने खुद भी कहा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कि जेल के अंदर बिल्कुल होता है कि आपको ना वो एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, ना वो आपकी वो फैसिलिटीज उस तरह की होती हैं, वो एक और चीज़ है। तो ये एक दोनों साइड से जो है, एक तरफ जो है वो ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ जो है वो एग्जेजरेशन की कोशिश की जाती है। और बुनियादी चीज़ मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ के अंदर जो अंदर शख्स से प्रॉब्लम उसे आई हुई है, और वही एक वजह है कि सारी चीज़ का पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल रहा। जितनी देर तक आप इसका एक एमिकेबली पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउनलोड नहीं करेंगे, उसके बाद ये है कि आपस में बैठ के डायलॉग के अंदर नहीं इसमें कानून के अंदर आपको सियासत भी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। देखे ना, कभी आपने बात की तो काजमी साहब ने जो है वो एक और पिक्चर आपको दिखा दी, इसार राना साहब ने एक और दिखा दी, इसी तरह की सारी चीज़ें आती हैं कि कोई और दिखाता है। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये कहें कि जी ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स के बगैर, बिल्कुल पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस का काम ही पॉलिटिक्स करना है। उसके अंदर एंगल्स तो होता है कि अगर आप ये कहेंगे कि जी फलां दौर के अंदर मेरे साथ क्या हुआ, तो डेफिनेटली पीएमएलएन के साथ भी अच्छा तो नहीं हुआ ना। आपके सामने ही है कि किस तरह जो है मियाँ साहब जब अंदर थे तो उनकी वालदा जब फौत हुई तो एक किस तरह का एक ट्रीटमेंट किया गया, या उसके बाद मरियम साहिबा का देख लें, या अभी जो ये जरदारी साहब के साथ आपने देखा होगा कि किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया। तो ये एक पॉलिटिशियंस के साथ एक रूटीन का मैटर होता है। हाँ, इसके अंदर हुआ ये है कि जहां जहां पे वो चीजें थी वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को लो डाउन करके किसी ना किसी रेजोल्यूशन की तरफ चली गई। यहां प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो लो डाउन नहीं हो रहा, और उसके अंदर जो मैच्योरिटी आनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए या पीटीआई की तरफ से आनी चाहिए, वो नहीं है। और उसी का रिजल्ट ये निकला ये है कि आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। हालांकि पॉलिटिक्स जो है वो तो रास्ता निकालने का काम है ना, ये काम तो नहीं है कि अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल के अंदर है तो वो जेल के अंदर ही पड़ा रहे। केसेस अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह, स्पेस लेना अपनी जगह, ये आर्ट होता है उस चीज के अंदर। और मैं ये समझता हूं कि जितनी देर तक पॉलिटिशियन इस तरह नहीं करेंगे, अब देखें ना कि हम ये कहें कि जी आप पे आज गुजर रही है, कल को जो है आप पे इस तरह की गुजरेगी, तो ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट है? अच्छा, क्या हम इससे विशियस सर्कल के अंदर जाते रहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि हमारे लीडर्स को इस बात को सोच करके इसके वे आउट की तरफ जो कल केस लगा हुआ है उनका अलकादर ट्रस्ट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ऑन उस पे जो कानून के नुक्ते हैं उस पे आपको लगता है रिलीफ कोई मिल सकता है? नहीं, देखिए चीज ये है कि मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम भी उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि देखिए जब भी किसी अदालत सजा देती है, यानी कि ट्रायल कोर्ट सजा देती है, हाई कोर्ट के अंदर अपील जाती है, तो आप अपील भी फाइल करते हैं, सस्पेंशन भी फाइल करते हैं। अब ये है कि सस्पेंशन आप इसलिए करते हैं कि जी उसका मतलब है जमानत के तौर पे आप बाहर आ जाएंगे। अब ये है कि सस्पेंशन जो है वो आपकी लगी नहीं है, काफ़ी अरसा नहीं लगी। और जनरली मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी हाई फाई इस तरह के केसेस आते हैं वहां के ऊपर सस्पेंशन जो है, हाँ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो हैं वो आए तो वो उस तरह की चीज आती है। अदरवाइज जो है अगर आप इस रूटीन प्रोसेस के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जाएं तो कितने ऐसे लोग हैं नैब के अंदर जिनको सजाएं हुई और उनकी सजा जो है वो सस्पेंड हुई हो, वो अल्टीमेटली आपको मेन अपील की तरफ जाना पड़ेगा। और अभी भी मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई ये समझती है कि ये मामला जो है ये हमारी फेवर में है या हमारे पास ऐसी चीजें हैं कि जिसपे हम क्रैक्स डाल सकते हैं, तो बात कल यहीं पे आएगी, सस्पेंशन पे नहीं आएगी। आप अपनी मेन अपील पे आगे करें। और मैं समझता हूं कि अगर आप मेन अपील की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर जो केस के कॉन्टेक्स्ट है उस 190 मिलियन पाउंड्स के अंदर, वो उसकी एविडेंस ऐसी है कि जिसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है कि जो आपको एनसीए ने दी है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और वो सारी की सारा पैसा वो है कि जो एक सिविल सेटलमेंट के अंदर पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था, अकाउंट 1 के अंदर, उसको आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला और उसकी मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो आपने बरतानिया के अंदर की, उसका फायदा जो है वो एक शख्स को मिला और उसकी ट्रांसलेशन जो है वो आपको किसी एसेट्स के अंदर नजर आती है। तो ये तो एक उसका है। अब किस हद तक सलमान जो है इसके अंदर क्रैक्स डालते हैं, ये चीज करते हैं, वो उनकी उसकी कैपेबिलिटी के अंदर है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर इट इज वन ऑफ देम कि जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अदालत ने फैसला, ऑब्वियसली अभी वो पैसा तो सारा हुकूमत के पास ही है ना, और वो जो सेटलमेंट हुई थी वो कराची की जो बैरियर टाउन है, नहीं उस चीज का नहीं है पैसा आना या ना। क्या आपने एज ए प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट का ऑफिस जो है उसका इस्तेमाल ठीक किया है या नहीं किया? असल इशू ये है।
वो उसकी सजा 1 माह हो सकती है, 2 माह हो सकती है कि इसका अल्टीमेट बेनिफिट नहीं उस चीज के अंदर आया। सवाल ये है कि क्या जब आपने फैसला किया पैसे पाकिस्तान आ चुके थे? ये भी आपको बताऊं कि अगर इन फैक्ट्स को देखें तो कैबिनेट ने फैसला बाद में किया, डील पहले हो गई है। दुनिया का कानून ये है कि अगर आप आउटसाइड वो डील कैंसिल कर देना एनसीए के साथ, उसको शो करें। वो कहते हैं एक लिफाफा पड़ा हुआ है कैबिनेट में, वो क्यों नहीं दिखाते? नहीं देखे ना, मैं आपको ये बताऊं। तो दूसरा ये कि जिन्होंने सिंध जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी थी जिन्होंने बैरियर टाउन को दी है, तो उनको देखिए एक का दूसरा आर्गुमेंट नहीं है। एक आप पे चार्ज ये लगा है कि आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इस्तेमाल ठीक नहीं किया, आप उसकी जस्टिफिकेशन दे दें कि मेरे पास ये रीजंस हैं, ये मेरी वजह है। अब ये है कि उस सपोर्टिंग के अंदर जो था, जो 2 अशखास थे जो सारे प्रोसेस के अंदर थे, ना वो विटनेसेस के तौर पे आए, यानी कि वो भी एब्सकॉन्ड कर गए, और जो उनका एडवाइजर था वो भी नहीं है। मतलब किसी न किसी इधर तो अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो मलिक रियाज साहब का नाम आता है, या कि जी उनको जबरदस्ती ये अलकादर ट्रस्ट केस में जो है कि बनवाया गया उनसे, तो उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझसे किसी ने जबरदस्ती कहा, तो वो तो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। उनको तो ऊपर तो दबाव डाला जा रहा है क्या हो। तो जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो जो सोर्स है पैसा, या वो आया जो है वो किसने किसको दिया है? जी वो जी बर्तानिया से आया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अदालत में। 2 चीजें हैं ना, एक वो पैसा है, पैसा कौन सा जो पाकिस्तान में आया, बर्तानिया से आया। पैसा वो है जो मलिक रियाज साहब का था, जिसको कॉन्फिस्केट किया एनसीए ने, उसकी एक सेटलमेंट का प्रोसेस था, उस सेटलमेंट के अंदर वो पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान का अकाउंट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उस वक्त उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उन्होंने आपने पैसा डाल दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्सिबल करें। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे से वो पैसा भेज दिया। वो तो फिर ये है कि जब सिंध गवर्नमेंट ये गई तो नया चीफ जस्टिस आया, उसने कहा पैसा किधर से है, उसने कहा उनका ले जाए अपना पैसा जो। तो हो सकता है अगला चीफ जस्टिस है वो कहे नहीं ये भी ठीक था। तो ये मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, फिर काजमी साहब से जो है चीजें वो भी पूछनी है। राना साहब भी हमारे साथ हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी वापस आते हैं। अच्छा काजमी साहब, आपकी गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला जो पंजाब हैं उनसे मुलाकात भी हुई, और उसके अलावा जो है काफ़ी दिनों से वो खबर चल रही थी वो जो जहाज़ वाली है उसके ऊपर अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुई कि वो कितने का ख़रीदा गया है। कोई उसका कोई हतमी कोई फैसला हुआ कोई चीज़ सामने आई कि उसकी कितनी पेमेंट की गई, या जो कुछ अभी तक हुकूमत ने शेयर किया उतना ही मामला, उससे आगे कुछ नहीं आएगा? हुकूमत का असास है जी, हुकूमत पंजाब का जितना उन्होंने बताना था बिल्कुल बता चुके हैं और वो मौजूद है। वो जब मरियम बीबी 2 साल बाद अगर दोबारा अवाम मुंतखब करते हैं तो वो यहाँ पे होंगी, इस्तेमाल करेंगी। कोई और सीएम हुआ तो वो इस्तेमाल करेगा। ये असासा है हुकूमत पंजाब का। जिस तरीके से पंजाब की चीज़ों पे पूरे प्रोग्राम्स और पूरे हफ्तावार प्रोग्राम्स होते हैं अतर, मुझे हैरत होती है कि जब यही चीज़ बलोचिस्तान, सिंध में और उसके बाद केपी में खरीदी जाती है तो वहाँ पे लबकुशाई क्यों नहीं होती? एक सूबा जो काम में कारकर्दगी में बाकी तमाम सूबों को लीड कर रहा है, वहां के अवाम ये कह रहे हैं कि खुदारा मरियम नवाज कराची में, मरियम नवाज केपी में, मरियम नवाज बलोचिस्तान में होनी चाहिए, हमारे मसाइल भी हल हों। उसी पे तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं। भाई जहाज बिल्कुल लिया है, 30 साल पुराना जहाज था। एक दफ़ा उसमें जो तकनीकी खराबी आपने भी सुना होगा, रिपोर्ट की साफियों ने, जो क्रैश लैंडिंग हुई वो होती है, हमारा एक हेली जो है वो क्रैश होता है। तो तमाम वुज़राए आला आने वाले और मौजूदा उनकी सिक्योरिटी के लिए ये बिल्कुल नागुज़ीर था कि एक 30 साल पुराना जहाज जो है उसको तब्दील किया जाए। सब सारी बातें आपकी मान ली, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि वो जो उसकी कीमत का हर कोई अपना अपना अंदाजा लगा रहा है और मिस रिपोर्टिंग भी हो रही है। तो मैं तो सिर्फ वो पूछ रहा था कि उसकी कोई क्लैरिटी अगर हुकूमत दे दे, एक फाइनल कीमत बता दे ताकि वो बहस खत्म हो जाए। अगली मीटिंग में जी मैं बिल्कुल ये मशवरा दूंगा चीफ मिनिस्टर साहिबा को कि बाकायदा एक मीडिया टॉक करके तमाम जय्यद साफियों को जिन्होंने इस पे मैराथन ट्रांसमिशन किया है उनको बुला के पूरी तरीके से ब्रीफ किया जाए कि ये जहाज कितने का लिया गया, कहां पे इस्तेमाल होगा, मैडम जब जाएंगी कहां छोड़ के जाएंगी, दोबारा जो वज़ीर आला आएगा वो इसको इस्तेमाल करेगा। ये असासा हुकूमत पंजाब का, हुकूमत पंजाब का रहेगा। हाँ, अगर आपको ये जाती उम्रा में खड़ा नजर आ गया तो फिर तो भाईजान सवाल बनता है और उसका जवाब भी देंगे हम, और बिल्कुल जवाब वाजिब भी हो जाएगा। अभी ये हुकूमत पंजाब का असासा है, यहां पर ही मौजूद है। चले नहीं, वो तो असल में अपने वोटर्स को जवाब देना है, साफियों को तो ना भी दें। पर एनीवे राना साहब, ये बहस तो अब खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि दीगर सूबों के अंदर भी जो कुछ हो रहा है राना साहब, उस पर ज्यादा बात नहीं होती। अगर मुजफ्फराबाद में कोई जलसा हो रहा है तो कहा जाता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की जाती। तो ये तनकीद भी तो जायज है ना फिर राना साहब?
देखिए बात यह है कि ये एक ऐसा खूबसूरत इम्तिजाज है कि एक सूबे का सीएम का तो पासपोर्ट ही ब्लॉक है। वो इस बेचारे ने तैयारा खाक लेना है, उसने शादी कार्ड बांटने के लिए खाक जाना है किसी तैयारे में बैठ के। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि ये जो तैयारा जो कौम की और अवाम की फलाह के लिए खरीदा गया, वो मुल्कों सैर करता रहा और ये नहीं पता चला कि उसमें कौन बैठा हुआ था। आज तक वजाहत नहीं दी गई। और ये भी नहीं पता चला कि ये जो तैयारा खरीदा गया है ये बाईलाज के मुताबिक खरीदा गया, यानी चल कीमत छोड़े यही बता दिया जाता कि इसकी खरीदारी के जो तरीकेकार था, जो क्या कहते हैं चलता है, वो पूरा हुआ है तो कहाँ हुआ है वो दिखा दिया जाता। जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए तैयारा खरीदा है और आप मेरे साथ निकले, मैं आपको सड़कों पे खवातीन को हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हुए भीख मांगते हुए दिखाता हूँ। उनको बताया दें कि ये तैयारा तुम्हारी फलाह बहबूद के लिए खरीदा गया है। वो बच्चे जो 2.3 करोड़ स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें नहीं पता कि ये तैयारा उनकी फलाह बहबूद के लिए खरीदा गया है। वो जो हॉस्पिटल के बरामदों के अंदर एड़ियां रगड़ रहे ना मरीज, उन्हें भी नहीं पता कि ये तैयारा उनकी फलाह बहबूद के लिए खरीदा गया है। ये जो भाटी और अंदरूनी शहर में गटर का पानी पी रहे हैं ना और हेपेटाइटिस और यरकान फैल रहा है, उन्हें भी नहीं पता कि ये तैयारा उनकी फलाह बहबूद के लिए खरीदा गया है। उन्हें ये भी नहीं पता कि जो उससे पहले वाला तैयारा है उसे खत्म किया गया और वो कहाँ पे है, उसे अगर वो फारिग हो गया तो उसका क्या स्टेटस है, नहीं पता। और दूसरी बात ये, काजमी साहब कह रहे हैं जैसे साफियों को बुलाएंगे। काजमी साहब मैं आपको मान जाऊंगा कि अगर आप मुझे या अतर काजमी को भी उस सीएम की तकरीब में बुला लेंगे। ये सिर्फ सीएम केपी के को एजाज हासिल है कि उसके मुंह सर साफियों की बात हो रही है। सर राना साहब आपने वहां पे झोली उठा के बदवाइयां शुरू कर देनी है, जैसे अभी आपने प्रोग्राम के आगाज में किया था कि अल्लाह करे ये भी बीमार हो जाए, अल्लाह करे इनका भी इलाज ऐसा हो, अल्लाह करे इनका भी। सर वो साफियों की बात हो रही है भाई, आप तो भाईजान इमरान खान, मतलब क्या बात है आपकी, क्या 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 बात कर रहे हैं सर? चले ये अगर आप हमें इल्जाम देते, मतलब आपने अभी बददुआएं दी है हमें झोली उठा के। सर सुन लेना, तो आप कह रहे हैं कि आइडियल अब साफी को बददुआएं तो नहीं देता ना कि ये आइडियल इलाज आपका भी हो जाए। मतलब साफी को बददुआएं तो नहीं देता सर। सुन लेना काजिम साहब, सुन ले, आपकी उंगली पकड़ के मैंने वो पुलिस रात टपना है, लेकिन वहां पे मुझे लग रहा है आपने कोनी मार देनी है। नहीं सर नहीं, कि जिस तरह का आपके अंदर मेरे लिए मोहब्बत है, लेकिन मैं अर्ज सुन लेना मेरी। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूं कि ये नफरत का सिलसिला खत्म होना चाहिए। और मैं इस बात से भी मुत्तफिक हूं कि अगर इमरान खान ने अपने दौर में कुछ इस तरह किया तो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं इस बात पे भी मुत्तफिक हूं कि इमरान खान ने जब वो क्या कहते हैं मियां साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ तो उन्हें बाहर निकलवा लिया था। 1 महीना वो बैठे रहे थे और इमरान खान ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मैं उनकी सेहत के लिए दुआ गो हूं। रिकॉर्ड पे मौजूद है। इमरान खान ने कहा कि मैंने लोगों को मना किया अपने कि कोई इस पे कमेंट ना करे बीमारी पे, जिस बीमारी का आप लोग मजाक उड़ाते हैं। और फिर तीसरी बात मेरी आप सुन ले कि मैं तो ये कह रहा हूं कि पंजाब में आप कह रहे हैं ना बहुत आइडियल है और बड़ा आइडियल है पंजाब, आए चले मेरे साथ चलते हैं और अतर काजिम साहब को लेते हैं और एक कैमरा ले लेते हैं और चल के मैं दिखाता हूं पंजाब कितना खुशहाल है। छोड़े पंजाब को भी, चले लाहौर में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं लाहौर कितना खुशहाल है। मैं आपको दिखाता हूँ भिकमंगों के वॉल कैसे फिर रहे हैं लाहौर में। मैं दिखाता हूँ कि खवातीन बुर्का पहन के कैसे लगे आपको इस्लामाबाद, कराची, बलूचिस्तान, पेशावर, मर्दान, ये बेकारी राना साहब ये तो फिर पूरे मुल्क में कहीं पे भी जाएंगे तो क्या बात कर रहे हैं, शहद की नहरें बह रही हैं। और पूछने वालों को ये कहा जाए कि जी ये ट्रांसमिशन करते हैं तो ये करते हैं। अगर मैंने सवाल नहीं करना तो मैं और किसने करना है? अगर मैं बुजदार के दौर में बुजदार के को सवाल कर सकता था, इमरान खान को सवाल कर सकता था, तो मैं अब क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल करें। मैं किसी का पेड़ हूं, किसी का मुलाजिम? मैं जरा खोकर साहब को भी शामिल करूं, वो जो जजेस की मुझे इस पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों से गरज है जो भूखे मर रहे हैं और उनके ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो उनके पैसों से तैयारे खरीदते हैं और मुल्कों फिर रहे होते हैं और कोई पूछे तो उसको आप सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते। मैं तो सिंपल सी ये बात कर रहा हूं। और दूसरी एक चीज खोकर साहब को भी शामिल करूं। खोकर साहब ये जो जजेस की, राना साहब मैं आऊंगा आपके पास वापस, ये जो जजेस की ट्रांसफर वाला मामला है, 3 मोजेस जज साहिबान को तो ट्रांसफर कर दिया गया है, अब उनका नोटिफिकेशन भी हो गया, कैसे देखते हैं आप इसे?
अतर एक तो ये है कि जो ये सारी सिचुएशन बनी है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर सिर्फ एक वजह जो है जिसके अंदर बात की जाती है वो ये है कि शायद 27th अमेंडमेंट जो है उसके बाद आपने इस प्रोसेस को किया है। जी जी। लेकिन अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप देख लें तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 200 मौजूद था और उसके नीचे जजेस को ट्रांसफर किया जा सकता था और जजेस ट्रांसफर हुए कि हाई कोर्ट से जो है फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर भी आए, सिंध हाई कोर्ट से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर चले गए। जजेस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं एक कॉन्सेंट चाहिए थी ना? नहीं, जब शरीयत कोर्ट के अंदर जाते थे तो उस वक्त कॉन्सेंट नहीं थी। उसके बाद ये एक अमेंडमेंट आई कि आपकी कॉन्सेंट जो है वो आनी चाहिए और उस कॉन्सेंट के साथ आपको करना चाहिए। अब दूसरा ये है कि क्या दुनिया भर के अंदर जो सिर्फ जिस चीज पे आप जोर देते हैं कॉन्सेंट का है, क्या दुनिया भर के अंदर जिस तरह की जुडिशियल ट्रांसफर हाई कोर्ट के जजेस की होती है वहां पे कॉन्सेंट है? हमारे साथ वाला मुल्क है ना इंडिया, इंडिया के अंदर अतर हमसे दो चीजें हम इसी तरह के ऊपर हमसे बहुत आगे। नंबर वन ये है कि इंडिया के अंदर 1949 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना, आर्टिकल 222 उसके अंदर आया और उसके अंदर जज की मर्जी का शामिल होना जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसके बाद चीफ जस्टिस या उनका कोलिजियम जो है वो फैसला करे और आप हाई कोर्ट से दूसरी चले जाएं। पिछले 10 साल के अंदर 100 से ज्यादा जजेस जो हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट जो हैं वो इंडिया के अंदर किए गए। इंडिया के अंदर एक और चीज है, वो ये है कि सीनियर मोस्ट किसी जगह का भी जो जज होता है उसको आप दूसरी जगह जाके चीफ जस्टिस लगाते हैं। उनके 25 से ज्यादा उनकी जो है वो हाई कोर्ट से और उसके बाद उनकी और उस लेवल की है। ऑफिसर, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। ऑफिस साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। फिर ये है कि दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रिस्ट्रिक्टिव सेंस नहीं है कि जज की आपने कॉन्सेंट जो है वो लेनी है, और मैंने आपको इंडिया की एग्जांपल दी। अब आ जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क के अंदर जो है पिछले 14-15 साल से जब से आपकी इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के नाम पे एक मूवमेंट आई, उसके ऊपर जजेस भी लगाए गए, उनकी लाइकिंग भी आई, डिसलाइकिंग भी आई, जुडिशियल ओवर रीच भी आया, गवर्नमेंट हॉस्टिलिटी भी आई। उस माइंड फ्रेम के अंदर ये माइंड आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दी। अब जब आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई और उसके अंदर भी जितनी भी आपने अपॉइंटमेंट्स की यहाँ के ऊपर या यहाँ पे लोग बुलाए गए, अब आपके पास ऑप्शन यही है कि 5 या 6 या 7 जजेस हैं, घूम घुमा के केस उन्हीं के पास लगना है। और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर परमानेंट इतने लंबे टेन्योर्स नहीं होते जितने पाकिस्तान के अंदर हैं कि 15-15, 20-20 साल आप हाई कोर्ट के जज रहे, 7-7, 8-8 साल जो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, तो डेफिनेटली फिर आपकी पर्सनैलिटी वो बन जाती है, आपका फेवरेटिज्म उसके अंदर आ जाता है। इसीलिए दुनिया ने जो आपके हाईएस्ट जुडिशरी के टेन्योर्स हैं उन्हें भी छोटे करते हैं और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी करते हैं। अभी भी मैं समझता ये हूं कि आपका एक कमीशन बना, उस कमीशन के अंदर डेफिनेटली चीफ जस्टिस जो है उनकी एक राय थी, उनका ख्याल था नहीं है, पहले उनकी राय ये थी कि आने चाहिए, अब उनकी राय यही है। लेकिन एक 15 मेंबर्स ने बैठ के एक फैसला किया, उन फैसलों के अंदर कहा कि चले जाएं। उसके बाद ये आया कि ये कोई परमानेंट ट्रांसफर नहीं है, ये वापस भी आ सकते हैं, उनकी जगह नई अपॉइंटमेंट्स नहीं की जाएंगी, आप ट्रांसफर पे करे जाएंगे। तो हमने ये क्यों समझ लिया इस चीज के अंदर कि अगर ये जजेस चले गए हैं या दूसरे सूबों से अगर और आएंगे या चले जाएंगे तो शायद उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी टारगेट है, या उससे ये है कि गवर्नमेंट को बड़ा फैसिलिटेट है, या कुछ चीफ जस्टिस या जजेस जो है शायद उन्हें सोचने की उस तरह की है नहीं है। तो जितनी भी चीजें, मैं तो एक इसके अंदर सजेस्ट ये करता हूं कि हमें तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जो है हर 3-4 साल के बाद जो है एवेल्युएशंस करके जजेस की ट्रांसफर करनी चाहिए। आप लॉयर्स या लिटिगेंट से जाके पूछे ना, सबने माइंड फ्रेम किया हुआ है कि यार इनके पास जाएंगे हमें ये रिलीफ मिलेगा, और लोग कोशिश करते हैं इनके पास जाएंगे हमारा केस रिजेक्ट हो गया। अगर केस लगने से पहले ही आप उस माइंड ऑफ फ्रेम के अंदर चले गए तो फिर परमानेंट एक उस शख्स के साथ कई साल केस और कई साल रहते, मतलब जज फैसले नहीं करते। तो ये इसके अंदर है कि इसका एक परमानेंट फीचर होना चाहिए, शॉर्ट टेन्योर्स इनके होने चाहिए, इनके पर्क्स प्रिविलेजेस कम होने चाहिए और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन जब आप ट्रांसफर करें तो उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो जेन्युइनली उस तरह की आनी चाहिए कि आपने जिस वजह से किया है वो आपकी 2-3 ही वजह हो सकती है जो दुनिया भर के अंदर है। लेकिन जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम इस वक्त जा रहे हैं उसके अंदर सिर्फ क्रिटिसाइज करना कि शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो टारगेट की गई, वो मुनासिब नहीं है। चूंकि हमने हर वो चीज जो है उसको टाइमिंग के साथ या पर्सनैलिटीज के साथ करते हैं जिसका इंपैक्ट ये आता है कि एक अच्छी चीज जो है
वो और तरह चली जाती ठीक है। है। अब ये जाएंगे मुख्तलिफ जगहों में अपने अपने फैसले देंगे, वहां स्टेट भी आएगी, एग्जीक्यूटिव भी आएगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल में और बड़ा ये सारी मुनासिब आपने बात की। ऑब्वियसली जुडिशरी के बहुत सारे मसाइल हैं, पर ऑब्वियसली जो इधर कॉन्टेक्स्ट और दूसरा चीफ जस्टिस जो है ना, मैं तो ये कहता हूं इंडिया की तरह करें ना, क्यों सीनियर प्योने जज उसका चीफ जस्टिस हो रही, एक बंदा वहां पे बैठा हुआ है और वही ऊपर आ जाता है। इसको इंडिया के अंदर कहा गया है कि ये एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है कि आपने उसी शख्स को डाल दिया। आप यहां से बंदा जो है वो इस्लामाबाद का चला जाए, कोयटा का चीफ जस्टिस लग जाए, वो पेशावर का चीफ जस्टिस है। आपने इंसाफ लेना है कि आपने पर्सनैलिटीज के गिर्द घूमना है। जितनी देर तक हम उससे बाहर इंपॉर्टेंट निकलेंगे, पॉइंट है कि हमारा सिस्टम ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी है कि ये वो जज साहिबान है जिन्होंने खत लिखा था, एग्जीक्यूटिव इनसे नहीं, खत नाराज भी थी, मुनासिब नहीं था। अतर मैं आपको नाराज चीज- थी, अतर तो मैं खत आपको तो चीज- चीफ जस्टिस मैं काजी अतर- फायज ईसा रोज अतर लिखते मैं थे, आपको एक चीज- वो एक अलग बहस मैं है। उस पे लेकिन अगर देखना जाएंगे, इसका एक सियाक का आपने सबाक फिर है भी उसको- कि उतना नहीं है कि ये जो इंडिया का मामला बता रहे हैं, यहाँ पे इसका एक सियाक सबाक है ना जज साहिबान का, दो को नहीं किया गया। आज दुनिया भर के अंदर जजेस पार्टी भी नहीं बनते, दुनिया भर के मतलब अंदर मैं वही कह रहा हूं ना observations भी नहीं कि देते। मैंने आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं किया, मैंने कहा कि बहुत सारे आप मसाइल हैं 10-12 यहाँ पे। साल की अंदर चले जाएं, जजेस की ऑब्जर्वेशन है, गवर्नमेंट मेक एंड ब्रेक इनके कम चले, आए। मैं जरा तो टाइम वो की भी तो मुनासिब कमी नहीं में है। काजमी साहब को शामिल करूं। काजमी साहब, ये जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है और दुनिया इस चीज की मोतरफ है, आपकी हुकूमत चाहे वफाक में हो या इत्तेहादी हुकूमत जो भी है। अब ये जो सारी कामयाबियां हासिल की हैं, ऑब्वियसली पेट्रोल का जो कीमत है उसके मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, क्या ये आगे जाके ट्रांसलेट होगा इकोनॉमिक जो अब आम बंदा है उसको भी उसका बेनिफिट मिले? देखें, अभी आपने वही सवाल कर दिया है जो इससे पहले एसआर राना साहब ने किया। तनकीद के निश्तर उन्होंने बरसाया कि आए मेरे साथ लाहौर में निकलें, और दिखाने की बारी आई तो उन्होंने कहा जी मैं आपको बेकारी दिखाऊंगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा। मतलब और कुछ नहीं दिखाने के लिए, वो बेकारी जो पूरी दुनिया में आपको लंदन भी नजर आते हैं। आप एजवे रोड चले जाएं, आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट चले जाएं, आप बाउंड स्ट्रीट चले जाएं, आपको ये बैगर पूरी दुनिया में नजर आते हैं। लेकिन ये नहीं कहा एसआर राना साहब ने लाहौर में रहते हुए कि यार हाँ लोगों को दवाइयां मिल रही हैं उनकी दहलीज पे, हाँ अपनी छत अपना घर में लोगों को घर मिल रहे हैं, हाँ लोन स्कीम के तहत कर्जे मिल रहे हैं लोगों को, लोग काम कर रहे हैं, हाँ ये हो रहा है कि किसान कार्ड राशन कार्ड हो। ये तमाम मंसूबे हुकूमत पंजाब ने, ये लाहौर के लिए नहीं पूरे पंजाब के अंदर मुजफ्फरगढ़ तक तालीमी। अभी मरियम औरंगजेब साहब के साथ कल मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था। अब लाखों करोड़ों के बजट के साथ, अरबों के बजट के साथ, बल्कि उन अफराद को जो बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाना चाहते हैं उनको आइल्स, टॉफल और लैंग्वेज कोर्स जिस भी मुल्क के लिए वो जाएं, वो हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट फंडेड सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। यार ये सारे काम इस राना साहब ने लाहौर में रहते हुए नहीं देखे। इनको नजर आए तो सिर्फ बेकारी नजर आए कि आए मैं आपको दिखाऊं, बेकारियों के टोले लाहौर में फिर रहे हैं। खुदारा थोड़ी मुतवाजन तबसरा कर दिया करें, हमें जोलियां उठा के बद्दुआएं दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हकीकत हाल है उसको बयान करें। अभी अतर आपने ये कहा कि पाकिस्तान की जहां तक पूरी दुनिया में इसका असर हो रहा है ना, जो जंग है, आप अमेरिका जाएं, बरतानिया से रोज ये खबरें आती हैं कि जो डीजल, जो पेट्रोल 1 पाउंड 35 पेंस का था वो 2 पाउंड से तजावुज कर गया है। अब ये असर जंग का सिर्फ हम पे नहीं पड़ा, अमेरिकन और बरतानवी वज़ीर आज़म अपील कर रहे हैं अपने अवाम से कि भाई वॉक करना शुरू कर दें, मतलब गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, एनर्जी बचाएं। हर मुल्क अपनी सतह पे ये अपीलें कर रहे हैं। अगर हम इस तरह की कोई अपील कर दें तो हम पे तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं, इसमें हमारा कसूर नहीं है। इंटरनेशनली अभी मेरे भाई हाफिज साहब ने आपको बताया, तो भाई ये जजेस के हवाले से क्यों इतना शोर शराबा है? क्या हम वो हाय राफिया, गुड टू सी यू और फिर ऑडियो फोरेंसिक मैं नहीं कराऊंगा, फिर इस तरह के जो जजेस थे, क्या हमने माजी में नहीं देखे कि फर्द वाहिद के पास इख्तियार होता था, वो इख्तियार उठा के हमने कमीशन को दे दिया है? तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए कि अब एक जज अपनी मन मर्जी के बेंचेस बना के मर्जी के फैसले नहीं लेगा बल्कि कमीशन लेगा। तो ये जब हुकूमत आएगी, जिसकी भी आए आइंदा, अगर उसको इख्तलाफ है, तरमीम लेके है तो उसको खत्म कर दे। अभी तो तमाम चीजें आईने पाकिस्तान की कमी है। काजमी साहब, मैं जरा राना साहब को भी शामिल कर लूं। राना साहब, तनकीद तो हुकूमत पे काफी होती है, लेकिन जिस किस्म की सफारतकारी की गई और इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार है, वहां पे तो तारीफ बनती है कि पूरी दुनिया के जो मामलात थे वो जिस तरफ जा रहे थे, अगर उसी तरह चलते रहते तो दुनिया के लिए एक मसला खड़ा हो जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे अल्लाह की खास करम है और हमने दुनिया को बताया कि हम दुनिया में अमन के पैगंबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है। और इस्लामाबाद जो है वो एक्चुअली इस्लामती कौंसिल था पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया वहाँ आ रही थी। आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, मुझे फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे, इसमें कोई दो राय नहीं।
और आपने जो कहा कि ये इतनी एफर्ट ट्रांसलेट होगी कि नहीं, तो ये 24 घंटे इंतजार कर लें, जुम्मे को हो जाएगी। तो 55 रुपए का मजीद ट्रांसलेशन जो है ना कौम पे पड़ने वाली है। और हमारा जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, जहाँ पे मेरा ख्याल 1 रुपये 2 रुपये बढ़े, श्रीलंका में भी इतने ही, बांग्लादेश में हमने अब तक कुछ 25% पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, ट्रांसलेट हुआ है हमारा एक्चुअली। दूसरी बात ये लाहौर के हवाले से काजमी साहब कह रहे थे, बिल्कुल पंजाब हुकूमत जो काम करेगी मैं उसकी तारीफ करूंगा। मिसाल के तौर पे पेट्रोल महंगा हुआ तो पंजाब हुकूमत ने करोड़ों के इश्तहार दिए कि मोटरसाइकिल वालों को 1000 रुपए दिए जाएंगे, पता नहीं क्या, मेरा ख्याल अभी तक किसी एक को भी नहीं मिले, और वो कार्ड भी मेरा ख्याल नहीं बन सके जो फौरी तौर पे चलें, अब टाइम की कमी है। सार राना साहब, काज़मी खोकर साहब, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।